हेलो, नमस्कार। द अल्टीमेट फिजिक्स चैनल हिंदी में आप सबको स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। जब हम एक्सरेज बोलते हैं तुरंत सबको क्या याद आता है? इसका मेडिकल एप्लीकेशंस याद आता है ना? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, चोट लगी कब, अ, तुरंत डॉक्टर एक्सरे प्रिस्क्रिप्शन में एक्सरे लिख देते हैं। यही एक्सरेज का इतना मतलब इम्पैक्ट डे टू डे लाइफ में। मगर कैसे इसका डिस्कवरी हुआ? पहले पहले 1895 में इसका डिस्कवरी जब बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बाय विलियम कॉनराड रंजेंट। विलियम कॉनराड रंजेंट एक साइंटिस्ट है, जर्मन में थे। 1895 में जब कैथोड रेस में काम करते थे, तब एक्सरेज का डिस्कवरी हुआ। ये कैथोड रे रेस तो तब अननोन रेस थे। आज हम तो हमको पता है कि और कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये कैथोड रेस ट्यूब में इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इस पे इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत तेज से ये पे ट्रैवल करता था, इसका ग्लास जो वॉल्स है उस पे जब ये उस पे इम्पिंज होके जब बाहर आता था, इसका रिएक्शन से एक्सरेज प्रोड्यूस करता था। ये cathode rays interacting with the walls of the glass tube out of which the cathode ray tube was made. इमीडिएटली इसका प्रॉपर्टीज को मतलब स्टडी करने में सारे एफर्ट्स रंजन ने किया। क्या प्रॉपर्टीज था इसका? पहले इसका तो इसका एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज या एग्जैक्ट नेचर का के बारे में इसका तो नहीं पता था इनको तो, विलियम रंजन को। ये इमीडिएटली इसका नाम एक्सरे दे दिया। और इसका स्टडीज में इसको पता हुआ कि सीधा लाइंस पे जाता है, स्ट्रेट लाइंस पे ट्रैवल करता थे एक्सरेज तो। और इसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता था। जैसा ऑर्डिनरी लाइट तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन करता, ऐसा एक्सरेज नहीं करता था। और एक्सरेज में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डेविएशन जो होता था इलेक्ट्रॉन्स या और चार्ज पार्टिकल्स का, ऐसा एक्सरेज में नहीं होता था। और एक्सरेज तो हाईली पेनिट्रेटिंग था। ये सीधा मटेरियल्स के अंदर घुस के बाहर आ जाता था। और ये जो ऑर्डिनरी लाइट हम अगर कार्डबोर्ड या और कुछ ओपेक मटेरियल्स को यूज करके ब्लॉक कर सकते हैं हम, ऐसा एक्सरेज को नहीं कर सकते। ये एक्सरेज का स्पेशल प्रॉपर्टीज था, राइट। और ये तो फॉस्फोरेसेंस बोल के एक प्रॉपर्टी इस दिखाता था। और ये फोटोग्राफिक प्लेट्स है, इसको तो वो एक्सपोज करता था। ये सारे प्रॉपर्टीज अनलाइक ऑर्डिनरी लाइट था एक्सरेज का। मगर एक्सरेज का जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, इसको वो समझ आ गया है साइंटिस्ट को। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है, एक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बोल के साइंटिस्ट को समझ में आ गया। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ए रेंज ऑफ वेव्स है, डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वेव्स का। इस पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो होता है रेडियो वेव्स का। जिसका लो फ्रीक्वेंसी होता है उसका तो हाई वेवलेंथ होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वेवलेंथ जो जिसका लोएस्ट वेवलेंथ है उस साइड से जाते हैं, ये तो कहाँ शुरू होता है? फिर ये गामा रेस में शुरू होता है। गामा रेस एक्सट्रीम लो वेवलेंथ एंड में है, और उसके बारे में जो आता है उसको एक्सरेज बोलते हैं आजकल हम। और जो उसके आगे आता है उसको तो बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेस। और वायलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है, वो जो है जो विजिबल है हमारा आईज को। और उसके आगे जो है वो इंफ्रारेड है। और फाइनली जो सबसे लंबा वेव्स है उसको तो हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। सो अब तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमको पता हो गया। मगर 1890s में या 1900s बिगिनिंग में इसको तो पूरा स्पेक्ट्रम का वो जो है वो रेंज है उसको तो पता नहीं था साइंटिस्ट को। मगर एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बोल के उनको तो समझ आ गया। फिर एक्सरेज के बारे में तो जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था उस पे एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका वेवलेंथ को पकड़ना। वेवलेंथ को पकड़ना तो इतना मुश्किल था, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी लाइट है तो जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बोला ना मैंने,
वो तो प्लेन ग्रेटिंग बोल के, प्लेन ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट में इसमें रेखा है, लाइन्स है इस पे। अगर ऑर्डिनरी लाइट इसके अंदर घुस जाता है, जब जब वो बाहर आता है, वो तो क्लियरली एक पैटर्न प्रोड्यूस करता था। इसका मतलब क्या है? अगर ऑर्डिनरी लाइट या और कुछ वेव्स इसका ग्रेटिंग के अंदर जाके बाहर आ रहा है, इसका तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उससे हम इसका वेवलेंथ पकड़ना ईज़ी है। वी कैन मेजर द वेवलेंथ यूजिंग दैट ग्रेटिंग। मगर एक्स-रेज़ तो इसका वेवलेंथ इतना छोटा है, इसका तो ग्रेटिंग ऑर्डिनरी जो प्लेन ग्रेटिंग है, वो यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि इस पे लाइन्स जो है, ए फ्यू थाउज़ेंड लाइन्स पर इंच होता है इस पे। अगर इस पे एक्स-रे जा रहा है तो इसका लाइन्स जो है, ये बहुत गैप तो ज़्यादा है इसमें। इस गैप के अंदर अगर लाइट जा रहा है तो वो डिफ्रैक्ट नहीं होगा एक्स-रेज़ का। एक्स-रे सीधा बाहर आ जाता था। सो ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम यूज़ नहीं कर सकते थे एक्स-रेज़ को। इसलिए इसका वेवलेंथ जानने में बहुत साल, कई साल इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था। जब तक हो रहा था ये 1912 तक हो रहा था। 1912 में मैक्स वॉन लॉय वो प्रपोज करते थे कि वो प्रपोज किए थे कि इसको तो क्रिस्टल्स यूज करके डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं एक्सरेज को। क्रिस्टल्स बोल के हम कुछ मटेरियल जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, उसका एक एटम और दूसरा एटम के बीच में जो गैप है, वो एक्सरेज का जो वेवलेंथ है उससे बराबर है। सो इसको यूज कर सकते हैं हम बोल के मैक्स वॉन लॉय प्रपोज कर रहे थे। ये तो डिस्कवरी था, बहुत बड़ा डिस्कवरी था ये। इसका डिस्कवरी तो डाइफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स बाय एक्सरेज, बहुत बड़ा डिस्कवरी। क्योंकि जो इतना एप्लीकेशन है आजकल, हम एक्सरेज को हमें पता है ये सारे एप्लीकेशंस इससे शुरू हो रहा था कि इसका वेवलेंथ पकड़ने से। इसलिए इसको तो 2 साल में नोबेल प्राइज दे दिया इनको तो। मैक्स वॉन लोई इसका डिस्कवरी है, मैक्स वॉन लोई का डिस्कवरी है डाइफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स बाय एक्स-रेज। 1914 का नोबेल प्राइज मिला इनको तो। जो पहले एक्सपेरिमेंट्स मैक्स वॉन लोई ने किए, इस पे जो वेवलेंथ मिला ये 0.013 नैनोमीटर से 0.048 नैनोमीटर्स तो इसका रेंज था। हम आज एक्स-रेज का वेवलेंथ जब बोलते हैं, हम तो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि इसका वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर्स टू 10 नैनोमीटर्स। ये तो एग्जैक्ट बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। इस साइड जो वेवलेंथ है, ये तो जो लोअर वेवलेंथ है गामा रेस का, इस पे वो ओवरलैप करता है। और जो अपर रेंज है इसका 10 नैनोमीटर्स, ये तो बराबर अल्ट्रावायलेट रेस का जो वेवलेंथ है, उससे ओवरलैप होता है। सो ये तो फिक्स्ड बाउंड्री या फिक्स्ड नंबर्स नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जब एक्सरे वेवलेंथ बोलते हैं हम, यही इसका वेवलेंथ है। जब एक्सरे का वेवलेंथ पता हो गया, फिर इसका प्रॉपर्टी स्टडी करना इजी हो गया। इसलिए सारे के सारे प्रॉपर्टीज आज हमें पता है एक्सेस के बारे में। एक्सेस का इतना उपयोग करते हैं हम, ये सब इससे शुरू हुआ, इसका जो वेवलेंथ से। इस वीडियो में हम इसका प्रोडक्शन कैसा हुआ बोल के थोड़े डिटेल से देखेंगे अभी। जब एक्सरेज के बारे में हम बोलते हैं, दो प्रॉपर्टीज इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी बोलना चाहिए। ये तो फर्स्ट जो है वो फॉस्फोरेसेंस है। फॉस्फोरेसेंस ये होता है जिसपे एक मटेरियल है, वो लाइट उसको ऑब्जर्व करके फिर ऑन इट्स ओन वो ग्लो करता है, वो लाइट को एमिट करता है, वो फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सरेज का जो रॉन्जन ने ऑब्जर्व किया। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को जो एक्सपोज करना होगा। ये क्या फोटोग्राफिक प्लेट्स को एक्सपोज करना? जब ऑर्डिनरी लाइट जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है उस पे ऑर्डिनरी लाइट गिरता है, वो इमीडिएटली एक्सपोज हो जाता है। जैसा फोटोग्राफिक फोटोज को डेवलप करते हैं ना फोटोग्राफर्स, उस पे यही होता है ना कि ऑर्डिनरी लाइट जब इस पे गिरता है, ये पूरा जो जो उस पे कंटेंट है वो एक्सपोज हो जाके उसका तो डेवलप हो जाएगा फोटोग्राफी। ऐसा ही एक्सरेज जब फोटोग्राफिक प्लेट में गिरता, वो भी वही हुआ था कि वो एक्सपोज कर जाता है उसको। इसका मतलब क्या है? एक्सरेज भी ऑर्डिनरी लाइट जैसा एक्सपोज करता है फोटोग्राफिक प्लेट, ऐसा ही करता है। सो ये तो ऑर्डिनरी लाइट जिस फैमिली का है, उसका फैमिली में ही आना चाहिए। इसलिए एक्सरेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्लासिफाई हुआ पहला। अब हम एक्सरेज प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। एक्सरेज का प्रोडक्शन ऐसा एक ट्यूब में होता है,
जो एक्सरे ट्यूब बोलते हैं हम, इसका स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ ड्रा किया। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तो एक एवाक्यूएटेड ट्यूब है। ये तो ग्लास से बना हुआ है, एवाक्यूएटेड ट्यूब। ग्लास मतलब ये तो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस बोलते हैं, बोरोसिलिकेट फैमिली ग्लासेस है, बोरोसिलिकेट का फैमिली है इसका। पायरेक्स एक पॉपुलर ब्रांड है इसमें। इंडिया में तो एमजी एक पॉपुलर ब्रांड है जैसा बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने वाला, और कई ब्रांड्स भी है। ये तो स्पेशल प्रॉपर्टीज है ग्लासेस का, इसलिए ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है इसका बोरोसिलिकेट ग्लासेस का, इसलिए एक्सरे ट्यूब में, एक्सरे ट्यूब्स में ऐसा ग्लासेस यूज करते हैं। ऐसा एक ट्यूब है इसका, इसमें इवैक्यूएटेड बोलेंगे तो क्या है इसका मतलब, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये पूरा के पूरा बाहर निकालना, क्योंकि अंदर अगर एयर मॉलिक्यूल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होता है इसके अंदर इसके साथ एयर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन्स एनोड एनोड को पहुंचने में मुश्किल हो जाता है, और एक्सरेस प्रोडक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इसको इवैक्यूएट करना है, पूरे का पूरा सकआउट कर लेते हैं इसका, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स अंदर है इसको, तो ये ट्यूब तो इवैक्यूएटेड बन चुका हो। अभी अभी देखेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन होना चाहिए। ये तो यहाँ पे होगा, कैथोड से पीछे है, यहाँ पे एक कॉइल है, ये बैटरी से कनेक्ट हुआ है इसका, और पोटेंशियल डिफरेंस में करंट इस पे प्रोड्यूस करता है, और ये तो बहुत हॉट हो जाता है, और एक कॉइल जो हॉट होता है ये तब इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है ये, और इसको तो आप गाइड करके यहाँ कैथोड से एनोड लेके जाना है। इसलिए बिटवीन कैथोड और एनोड एक और पोटेंशियल, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर इससे कंपेयर करेंगे तो, ये तो फ्यू थाउजेंड वोल्ट्स बोलते हैं, या फ्यू टेंस ऑफ किलो वोल्ट्स, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसा इसको तो पोटेंशियल का ज़रूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है, बहुत तेज से एक्सेलरेट करना है, और ये मारना है, इससे बहुत जोर से मारना है एनोड पे, इसलिए इसको तो बहुत बड़ा पोटेंशियल से गाइड करना है टुवर्ड्स एनोड। एनोड कैसा मटेरियल होता है, एनोड एक हेवी मेल्टिंग हाई एटॉमिक नंबर मेटल होता है नॉर्मली, है ना, हाई एटॉमिक नंबर, Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर का सिंबल हम, हाई Z मतलब इसका पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एनोड मटेरियल में, यही इंपॉर्टेंट है। और ये हाई मेल्टिंग भी होना चाहिए। हाई मेल्टिंग क्यों होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है इसको जोर से, पूरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मटेरियल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाले जो मटेरियल है ये बम्बार्ड करता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसको तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, पूरा का पूरा एनर्जी इस पे मटेरियल्स पे अब्जॉर्ब हो जाता है, और मटेरियल गर्म गर्म हो जाता है बहुत। इसको तो कूल करने के लिए कूलिंग प्रोविजंस भी यूज करते हैं। क्या कूलिंग प्रोविजंस होता है इस पे, वाटर कूलिंग फॉर एग्जांपल, कोल्ड वाटर सर्कुलेशन इसके पीछे, एनोड के पीछे करते हैं, और कुछ कूलिंग मैकेनिज्म्स भी है, मगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एनोड पे, इसको तो विथस्टैंड करने वाला मटेरियल होना चाहिए, इसलिए हाई मेल्टिंग भी होना चाहिए, इसलिए हाई मेल्टिंग। तब एनोड मेल्ट नहीं होगा, इसलिए हाई मेल्टिंग यूज। नॉर्मली एग्जांपल्स जब बोलते हैं इसका, ये तो टंगस्टन एक बहुत सूटेबल मटेरियल है, मोलिब्डेनम भी है, और कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ऐसा ये तो टारगेट मटेरियल्स है इसका। एनोड का टारगेट मटेरियल जो होता है, यही एग्जांपल्स है, फिर ये सब जनरली हाई मेल्टिंग मटेरियल्स होता है, और हाई सी भी है इस पे, ये यूज करते हैं। और अगर एनोड का शेप देखेंगे तो ये तो थोड़ा कट है इस पे, है ना, ये तो स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट है तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है वो सीधा वापस कैथोड के पास चल जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए ये कट देते देते थे, और ये तो थोड़ा ओरिएंटेड भी है, जिस डायरेक्शन पे हम एक्सरेज को रिसीव करना है, बाहर बाहर लेके जाना है, उस डायरेक्शन पे ये तो थोड़ा ओरिएंट हो जाता है।
और बाहर जब ले जाता है इसको, एक विंडो प्रोविज़न दे देते हैं इस ग्लास ट्यूब में। बेरिलियम बेरिलियम जैसा मटेरियल्स यूज़ करके एक विंडो बनाते हैं, और जिससे इसको बाहर ले जाते हैं, तब इसको पूरा प्रोसेसिंग होना चाहिए बाहर, क्योंकि जो एक्सरेस प्रोड्यूस होता है इस पे, ये बहुत सारे वेवलेंथ्स है इसका और इंटेंसिटी वेरिएशंस भी है। अगर हमें एप्लीकेशंस पे इसको यूज़ करना है तो ऐसा एज़ सच यूज़ करना तो मुश्किल है, इट्स नॉट यूज़फुल है। इसलिए इसको तो प्रोसेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोक्रोमैटाइज़ करते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे वेवलेंथ्स है इस पे, हमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में किसी वेवलेंथ का ज़रूरत होगा। इसलिए इसको तो वेवलेंथ ट्यूनिंग करना है, इसको मोनोक्रोमैटाइज़ करना है। एक वेवलेंथ जिसका एप्लीकेशन पे एक वेवलेंथ का यूज़ होगा उसको तो यूज़ करना है। इसलिए जो फ़िल्टरिंग होगा ये बाहर होगा इसका। और इस पे और कुछ भी है, मतलब इसका तो ब्रॉड बीम ऑफ एक्सरेज जाता है, इसको तो नैरो बीम करने के लिए इसको कोलिमेशन करना है, कोलिमेटर यूज़ करके इसको तो करते हैं, और क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करके इसको मोनोक्रोमेटाइज़ करते हैं। और इसका जो एप्लीकेशंस है, मेडिकल एप्लीकेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पे बहुत डिफरेंट इंटेंसिटीज़ का ज़रूरत होगा, बहुत डिफरेंट टिश्यूज़ पे इसको यूज़ करने के लिए। और इसका तो बहुत डिफरेंट वेवलेंथ्स का ज़रूरत भी होगा मेडिकल एप्लीकेशंस या क्रिस्टलोग्राफी में। इसको यूज़ करने के लिए वो सब प्रोविज़न बाहर इस पे रहता है। मगर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसा होता है ये देखना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन्स जो रैपिडली एक्सेलरेट होके इस पे गिरता है एनोड पे, ये इसका जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है, इसको तो सडनली बंद कर देता है एनोड। ये वाली प्रोसेस जर्मन लैंग्वेज में ब्रेनस्ट्रोलन बोलते हैं। ब्रेनस्ट्रोलन बोल के एक टर्म कॉमनली यूज कर जाता है इस पे। ये ब्रेनस्ट्रोलन का मतलब क्या है? ये ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग रेडिएशन। जैसा हम गाड़ी में जब गाड़ी चलाते हैं ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रुक जाता है, ऐसा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो फास्ट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज से आता है, एनोड इसको तो रोक करता है। एनोड जब इसको रोक करता है, अंदर इसका अंदर जो एटम्स है उस पे अगर हम एक न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन सीधा इस पे फास्ट आता है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। इससे ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा स्लो होके इसका डायरेक्शन चेंज होके जाता है। जब ऐसा ये जाता है, इसमें जो बाहर आता है ये एक्सरे से। दैट रेडिएशन, ये वाली रेडिएशन जो है इसको तो ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं। इस सिचुएशन में यही एक्सरे होता है। एक्सरे इज नथिंग बट ब्रेकिंग रेडिएशन प्रोड्यूस्ड ब्रेनस्टॉलन एक बोल के एक प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है इस, राइट। इसका मतलब यही है कि एक्सरे प्रोडक्शन तो सीधा क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है उसको प्रयोग करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरा प्रोडक्शन, एक्सरे का प्रोडक्शन जो है वो ब्रेनस्टॉलन प्रोसेस होता है। इस पे एनोड मटेरियल में जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी से वो फास्ट तेज से आता है, उसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म होके एक्सरे बन जाता है। बस यही है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही सिंपल। ये ब्रेकिंग रेडिएशन है, इसको ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। जर्मन लैंग्वेज में इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल जाता है। और यही एक्सरे प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। बस इसको तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सीधा सीधे के सीधे, क्योंकि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है उसको यूज करके हम पूरा इसका डेरिवेशन कर सकते हैं क्लासिकल थ्योरी में। जैसा ये रेडिएशन प्रोड्यूस, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बताता कि accelerated charged particles radiate energy or produce electromagnetic waves. Simple, accelerated charged particles produce electromagnetic waves or radiate energy in the form of electromagnetic waves. यहाँ X-rays electromagnetic waves है. Kinetic energy of electrons is converted into X-rays है, so the energy is radiated and that energy, ये वाली energy जो है ये X-ray के फॉर्म पे है, इसलिए ये तो सीधा किसी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। मगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या है? जब इसका इंटेंसिटीज को हम वेरिएशन वेवलेंथ का वेरिएशन से वो कंपेयर करते हैं, इसका कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पे। इसको तो हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको तो और कुछ का ज़रूरत है, वो ये क्वांटम मैकेनिक्स है।
इसको क्वांटम थ्योरी का यूज़ करने में इसका ज़रूरत है, उसके बारे में आप देखेंगे। एक्स-रे प्रोडक्शन में ऐसा प्लॉट बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्लॉट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली प्लॉट जो हमने यहाँ देखा, वो वेवलेंथ और रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में एक्स एक्सिस में एक्सरे वेवलेंथ प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस में रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है उसका इंटेंसिटी मेजर करके हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा प्लॉट करेंगे तो हमको यहाँ से ऐसा दिखता है, कर्व, कंटिन्यूअस कर्व्स दिखता है फॉर डिफरेंट अप्लाइड पोटेंशियल। अगर एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल है उसको हम वेरी करेंगे तो पहला जब पोटेंशियल लो है, फॉर एग्जांपल 25 किलो वोल्ट है, ऐसा कर्व होता है, और हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल को 30 किलो वोल्ट को, ऐसा इंटेंसिटी भी बढ़ता है, और इसको अगर 35 किलो वोल्ट करेंगे तो और बढ़ता है, ऐसा जाता है। और हर वेवलेंथ पे हमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी एक्सरे मिलता है। इसको तो इसलिए कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब हर वेवलेंथ पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेस। ये वाली जो प्रोडक्शन है एक्सरेस का, ये ब्रिमस्टॉल से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैक्सवेल्स इक्वेशंस यूज करके इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर इसमें एक पार्ट है और एक चीज है, उसको तो हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इसका जो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ यहाँ दिख रहा है, उसको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम देखेंगे तो 25 किलो वोल्ट का तो जो मिनिमम वेवलेंथ यहाँ दिख रहा है, उससे कम है 30 किलो वोल्ट का, और उससे कम है 35 किलो वोल्ट का। इसका मतलब क्या कि यही है कि लैम्डा मिनिमम जो है, अगर हम इसको वाले पॉइंट को लैम्डा मिनिमम बोलते हैं तो ये 1/v से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही है कि अगर वोल्टेज बढ़ता है, एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है, अगर हम वो बढ़ेंगे तो जो लैम्डा मिनिमम है वो कम होता जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ जो लोअर एंड लोअर वैल्यू है उस पे जाता है। इसका मतलब यही है कि लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये जो वाली चीज है, इसको क्लासिकल थियरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसको तो एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत है। अब यहाँ आएंगे, एक मिनट। यहाँ जो मैंने प्लॉट किया वो तो सेम है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ही है, मगर इसमें एक पोटेंशियल 35 किलो वोल्ट लेके उसमें अगर हम एनोड मटेरियल को चेंज करेंगे तो पहला टंगस्टन यूज करेंगे, बाद में मोलिब्डेनम यूज करेंगे, तो और यही प्लॉट करेंगे तो ऐसा प्लॉट। टंगस्टन का तो सेम ही है, 35 किलो वोल्ट का सेम ही है, दिख रहा है। मोलिब्डेनम अगर देखेंगे तो उसी वोल्टेज पे, उसी 35 वोल्ट किलो वोल्ट का पोटेंशियल जो है उस पे ही स्पाइक्स दिख रहा है। अभी एक कंटिन्यूअस वाली जो स्पेक्ट्रम है उस पे ही स्पाइक्स है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ता है सडनली कुछ वेवलेंथ पे, 2-3 वेवलेंथ पे सडनली इंटेंसिटी बढ़ता है। इसको तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। जो वाले एक्सरेज यहाँ है उसको तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है ये वाली वेवलेंथ्स, किस वेवलेंथ पे स्पाइक होता है, किस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी एक्सरे का जो है वो बढ़ता है। ये तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर मटेरियल, एनोड मटेरियल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है, के शेल और एल शेल और एम शेल के बीच में जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। सो इसको समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है अगेन, इसको भी समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है, और इसको तो पूरे के पूरे समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान भी वो जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब जो है यहाँ का रिलेशनशिप लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये क्यों होता है? इसको समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक को इस्तेमाल करना है, पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमें पता है कि वो तो क्वांटम मैकेनिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है तो एक्सरे प्रोडक्शन इसका इन्वर्स है।
मतलब इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वही एक्सरे प्रोडक्शन है। सो कंटिन्यूस एक्सरे प्रोडक्शन जो ब्रमस्टलन मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है वो तो पक्का इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कुछ नहीं है, बस इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर हमको इन फोटो इलेक्ट्रिक समझ आ जाता है फिर एक्सरे प्रोडक्शन विच इज इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको समझना बहुत ईजी है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसको कैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सरे प्रोडक्शन जो है वो कैसा इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बोल के आप देखेंगे। मैंने बता दिया कि एक्सरे प्रोडक्शन जो होता है वो बस इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कुछ नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो कंटिन्यूस एक्सरेस का प्रोडक्शन होता है उसको तो सीधा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रयोग करके। मगर जो वाली प्लॉट्स मैंने पहले दिखाया उसमें जो मिनिमम वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है वोल्टेज बढ़ाने में उसको तो हम सीधा क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है। इसका मतलब यही है कि ये इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इसको तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रूरत है हमारे, इसलिए इसमें जो है इसको तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लेके उससे हम समझ कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले क्या है, एक मेटल सरफेस है, इसमें लाइट गिरता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है। बस लाइट का एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी लाइट का एनर्जी पे डिपेंड होता है, बस यही है। एक्सरे प्रोडक्शन में यही मेटल एनोड है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स मारता है इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेके एक्सरे फोटॉन्स बाहर आता है इसमें, बस इसका रिवर्स है। सो एक्सरे प्रोडक्शन को हम इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं इसलिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इसमें फोटॉन का एनर्जी जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसका एनर्जी h न्यू है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसका काइनेटिक एनर्जी k ही है, प्लस उसमें एक वर्क फंक्शन भी होता है जो मेटल पे डिपेंड होता है। जो वाली मेटल यूज करता है उसका एक वर्क फंक्शन होता है, फ्यू वोल्ट्स है ये, 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स ऐसा बोल के, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए। हर मेटल का एक वैल्यू होता है, वो वर्क फंक्शन बोलते हैं, यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। एक्सरेस में एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल हम अप्लाई करता है ये फ्यू थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स है, मतलब किलो वोल्ट्स में है। 10 किलो वोल्ट, 15 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट ऐसा होता है ना, ये तो फ्यू वोल्ट्स है। इसलिए एक्सरे प्रोडक्शन में इसका ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। ये वाली तो बहुत कम है, अप्लाइड पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे तो ये वाली वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी एक्सरे प्रोडक्शन में इसको रिवर्स करके लिखना पड़ता है क्योंकि ये इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एनोड पे गिरता है उसको तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जो फोटोन एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होता है इसमें उसका एनर्जी इक्विवेलेंट है, मतलब मैक्सिमम लिखते हैं हम। क्यों, जो काइनेटिक एनर्जी है पूरे का पूरा वो अगर एक एटम से शेयर हो गया और एक एटम एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है फिर उसका तो पूरा ट्रांसफर होगा। मगर एक्सरे प्रोडक्शन में बहुत कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी वेस्ट हो जाता है, पूरा मटेरियल एनोड को हीट करने में वेस्ट हो जाता है। ये टाइनी फ्रैक्शन है जो बहुत कम है इस परसेंटेज का, वो एक्सरे से कन्वर्ट होगा। और अगर जब कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूरा का पूरा एक एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस करने में कन्वर्ट होगा, ऐसा अगर ये होगा तो ऐसा लिख कर सकते हैं हम। नहीं है थोड़ा तो एक्सरे पे होता है, लोअर एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस होता है, जो बाकी है वो ऐसा ही वेस्ट हो जाता है, दूसरे एटम तीसरे एटम में वो वेस्ट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो आता है वो फर्स्ट एटम जो इसको दिखता है उस पे उससे शेयर करता है थोड़ा एनर्जी, और जो ट्रैवल करता है अंदर वो तो हीट में डिसिपेट हो जाता है। अगर पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा लिख कर सकते हैं। फिर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन टू पोटेंशियल
डिफरेंस ऑफ वी, कैपिटल वी, चार्ज्ड पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है, सो इसका एनर्जी तो सीधा हम चार्ज मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड पोटेंशियल ई वी लिख सकते हैं। और ये तो जो है एच वी न्यू मैक्स है, वो एनर्जी का जो एक्सरे फोटॉन है उसका एनर्जी है वो। अगर इसको वेवलेंथ पे लिखना है तो, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना है तो वो एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम लिखते हैं, है ना, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वेवलेंथ कम होता है, इसलिए ऐसा। ना इसको तो हम मतलब लैम्डा मिनिमम का जरूरत है मान लो, फिर हम लिख सकते हैं एस सी ओवर ई कैपिटल वी। ये वाली जो टर्म है ये सारे कांस्टेंट्स है इसमें, अगर प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये वाले नंबर्स जो है इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट नंबर है, दैट इज लैम्डा मिनिमम 1.24 टाइम्स 10⁻⁻6 ओवर वी। यूनिट्स इसका तो मीटर है एम। अगर वोल्ट का वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है तो ऊपर भी एक वोल्ट लिख सकते हैं हम, मगर ये तो कैंसिल हो जाता है बाद में, इसलिए इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसका फाइनल यूनिट्स मीटर्स में होना चाहिए, इसलिए हम सीधा मीटर लिखते हैं वहाँ पे। और ये तो नंबर है जो कांस्टेंट है 1.24 टाइम्स 10⁻⁻6 और v। इसका मतलब यही है कि अगर पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, वेवलेंथ कम होता जाता है, दैट इज लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यही हमने देखा पहला प्लॉट जो मैंने ड्रा किया, उस पे वेवलेंथ लोअर एंड लोअर साइड को शिफ्ट होता जाता है जब हम पोटेंशियल 25 किलो वोल्ट से 30 या 30 से 35 बढ़ाएंगे तो, है ना, इसलिए यही रिलेशनशिप है। और ये वाले जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, इसको तो हम डुआन हंट रूल बोलते हैं। डुआन और हंट दो लोग इस पे काम किए और इसका जो रिलेशनशिप है इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सरे प्रोडक्शन बोल के ये लोग इससे बोले, इसलिए इसका डुआन हंट रूल बोलते हैं। इससे ये समझ सकते हैं हम कि एक्सरे प्रोडक्शन तो जो कंटिन्यूस एक्सरे का प्रोडक्शन है वो तो सीधा हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज करके इस्तेमाल करके इसको हम समझ सकते हैं, मगर इस पे जो वेवलेंथ डिपेंडेंसी ऑन पोटेंशियल है इसका तो क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रूरत है। और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस का प्रोडक्शन है वो भी क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझ कर सकते थे उसको तो। और जो अंडरस्टैंडिंग है कि द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज इनवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डुआन हंट रूल। इस वीडियो को यही खत्म करते, आपसे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। अंटिल देन बाय, धन्यवाद।